अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो हमने अपने पिछले 200 सालों में आपकी मुलाकात दुनिया की दो कदीम तरीन कौमों से करवाई, यानी यूनानी कौम से और रोमन कौम से। इन दोनों कौमों ने अपने अपने वक्त में हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, फिलोसफी, मेडिसिन और स्पोर्ट्स, इनफैक्ट हर चीज में बाकी दुनिया को रास्ता दिखाया। और इन्हीं में तीसरा नाम है मिस्र का, जो हमारी वर्ल्ड ऑफ डिस्कवरी की आज की डेस्टिनेशन है। वैसे इतनी सी तो जनरल नॉलेज हम दोनों की भी है। इस प्रोग्राम की स्क्रिप्ट करने से पहले हम दोनों को पता था कि मिस्र की पहचान है फिरौन, उसकी बनाई हुई पिरामिड, दरियाई नील और मिस्र के मशहूर एक्टर उमर शरीफ। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मिस्र के लोगों का सबसे पहला जिक्र बाइबल में मिलता है और माना जाता है कि मिस्र का नाम एक शख्स मिस्र के नाम पे है जो हजरत नूह की औलाद में से थे। और ये कि जब काहिरा तामीर हो रहा था तो उस वक्त रूलिंग प्लैनेट मार्स था, जिसे काहिर भी कहा जाता है और इसीलिए इसका नाम काहिरा पड़ गया। काहिरा अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। मिस्र की पहचान है उसका मालीश और ममी कल्चर। और ये कल्चर क्या है आपको बताएंगे अब्दुल्ला, क्योंकि उन्हें ही इस एक्साइटिंग और एंशिएंट मुल्क की सैर और रिकॉर्डिंग के लिए शुएब साहब ने सिलेक्ट किया है, हमें नहीं। दैट्स राइट, लेकिन वर्ल्ड ऑफ डिस्कवरी के एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट को अनाउंस करने के लिए हमें सिलेक्ट किया है और उम्मीद है कि आप हमारी बातें भी उतने ही गौर से सुन रहे होंगे जितने कि हमारे प्रेजेंटर्स की। और अब तक आप सब लोग अपनी एंट्रीज PO बॉक्स नंबर 13457 कराची पे भेज चुके होंगे और अपनी पसंद की मुल्क का रिटर्न टिकट जीतने के लिए दुआएं कर रहे होंगे। तो आइए दुआओं के साथ साथ सैर करते हैं मिस्र की, जहाँ फिरौन और अब्दुल्ला दोनों हमारा इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिस्र में दाखिल होते वक्त आप फिरौन हो ना हो, यहां से जाते वक्त आपकी तबीयत में थोड़ी बहुत फिरौनियत आ जाने का काफी इम्कान है। इससे पहले कि आप मेरी बात का गलत मतलब लें, मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां फिरौनिक एज के आसार इतने ज्यादा हैं कि यहां से जाते वक्त जो चीज आपकी यादाश्त में सबसे ज्यादा रहेगी वो वही जमाना है। मिस्र असल में दो मुल्क हैं, एक पुराना और एक नया। नया यानी आज का मिस्र भी एक नहीं दो हैं, एक काहिरा और एक बाकी का मिस्र। अपना सफर शुरू करते हैं काहिरा से। وأما جيت لي تاني عشت كله في يوم، عشت عمري قبل منك يوم. وأما جيت لي تاني عشت كله في يوم. عودوني عليك أحبك، عودوني وعلموني मिस्र में एक कहावत मशहूर है, कहते हैं हर चीज वक्त से डरती है, लेकिन एहराम मिस्र से वक्त भी डरता है। आप बगैर किसी शक शुबे के ये कह सकते हैं कि एहराम मिस्र दुनिया की मशहूर तरीन इमारत है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एहराम मिस्र सिर्फ यही 3 इमारतें नहीं हैं, बल्कि इनकी तादाद 80 के करीब है, जो काहिरा के बाहर सहरा में तकरीबन 70 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। एहराम को अंग्रेजी में पिरामिड्स कहते हैं। ये लफ्ज कहां से निकला है, इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। कुछ का ख्याल है कि ये पुरानी मिस्री जुबान के लफ्ज पर-ई-मस से निकला है, जिसका मतलब है सीधा ऊपर। यूनानी नहीं मानते, वो कहते हैं यूनानी जुबान के लफ्ज पैरामिड से निकला है, जिसका मतलब है आटे का केक। पुराने जमाने में अरब यही समझते थे कि ये एहराम जादूगरों ने अपने खजाने छुपाने के लिए बनाए थे, लेकिन अब सभी मानते हैं कि ये फिरौनों के मकबरे थे और कुछ भी नहीं। एहराम पर चढ़ना न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि थोड़े अरसे पहले तक लोग जाया भी करते थे। तरीका ये होता था कि 2 एक्सपर्ट बद्दू उस आदमी को एक एक बाजू से पकड़कर ऊपर खींचते थे और एक उसे नीचे से ऊपर धकेलता था। आजकल ऊपर जाना मना है, लेकिन कुछ लोग अभी भी दाव लगाकर कोशिश करते हैं। मुझे तो शुएब भाई इजाजत नहीं दे रहे, नहीं तो मैं तो फुल मूड में। इन एहराम की चोटियों से आप 40 सदियों को गुजरते हुए देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, नेपोलियन ने कहा। एहराम के अंदर जाने में वैसे तो कोई खतरा नहीं है,
लेकिन एक पतली सी सुरंग में उकड़ू बैठ के खिसक खिसक के आगे जाने में टांगों के पट्टे कर जाते हैं। अंदर घुटन भी इतनी ज्यादा है कि कमजोर दिल वालों और सांस के मरीजों को ये खतरा बिल्कुल मोल नहीं लेना चाहिए। एहराम की शेप के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी क्यों है। साइंस कहती है कि ये शेप चीजों को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए आइडियल है। शायद इसी थ्योरी से मुतासिर होकर हमारे यहां बाजार में दूध इसी शेप के पैकेटों में मिलता है। मुझे डर है कि जो हमारी औरतें ये प्रोग्राम देख रही हैं वो कहीं आज से रात को सोते वक्त इस शेप के डब्बे मुंह पे रख के न सोने लगे। ये वो साहब हैं जिनका नाम हमारे यहां भी काफी जाना पहचाना है, यानी अबुल हौल साहब। इन्हें गौर से देखें और आइंदा हर वो आदमी जिसे देखकर आपको हौल आए उसे इत्मीनान से अबुल हौल का खिताब दे दें। सोचा जाए तो हमारे घरों में एक आध अबुल हौल तो होता ही है। दफ्तरों में भी कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारी तजवीज है कि पाकिस्तान के हर थाने में एसएचओ का नाम अबुल हौल ही होना चाहिए। आम पाकिस्तानियों की तरह पहले मैं भी यही समझता था कि फिरौन एक ही था, अपने हजरत मूसा वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में फिरौन उस जमाने के बादशाहों का लक़ब था। फिरौनों में सबसे ज्यादा मशहूर होने वाला फिरौन तो हजरत मूसा से टक्कर लेकर दरिया नील में गर्क होने वाला ही है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा फिरौन मशहूर हुआ उसका नाम है खौफू, और वो इन एहराम की वजह से ही मशहूर हुआ। सबसे बड़ा एहराम खौफू का, उससे छोटा उसके बेटे का, और तीसरा और सबसे छोटा उसके पोते का है। पता नहीं मकबरों के साइज में ये फर्क रिश्तों के एहतराम की वजह से है या पोते तक पहुंचते पहुंचते फिरौनियत के साथ साथ खजाना भी कमजोर हो सके। खौफू साहब के बड़े एहराम में 20 लाख से ज्यादा पत्थर लगे हैं और ये 30 साल में जाके कहीं मुकम्मल हुआ। आई एम सॉरी, मैं आपको फिरौन की मम्मी नहीं दिखा सकता। मिस्र में चलती फिरती मम्मियां तो काफी हैं, लेकिन फिरौन की मम्मी एक भी नहीं। सारी के सारी फ्रांस और इंग्लैंड वाले उठा के ले गए, पता नहीं क्यों। हालांकि ये दोनों मुल्कों वाले तो अपनी मम्मियों से सख्त तंग हैं। फिरौन समझते थे कि वो दोबारा जिंदा होंगे। मिस्रियों ने उन्हें 5000 साल बाद दोबारा जिंदा कर दिया है। फिरौन ने भी इस एहसान का बदला खूब चुकाया है। अब इसी बात से अंदाजा लगाएं कि इन भाई साहब के सामने बैठ के ये 4 जुमले बोलने की कीमत हमने 30,000 रुपए दी है, और दूसरी जगहों की कीमत भी ऐड करें तो मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि पीटीवी की हिस्ट्री में सबसे महंगे शॉट मैंने दिए हैं।
پشاوی قاہرہ کے مشہور بازار خان خلیلی میں ہے. یہ قہوہ خانہ پچھلے 200 سالوں سے کبھی بند نہیں ہوا. صبح دوپہر شام رات 24 گھنٹے کھلا ہے. مصر کے ایک مشہور ادیب ہیں نجیب محفوظ, جنہیں ادب میں نوبل پرائز بھی ملا. ان کی اکثر شامیں یہاں گزرتی ہیں. جو بھی ٹورسٹ مصر آتا ہے الفشاوی سے قہوہ پیے بغیر واپس نہیں جاتا. يا ليالي العمر ما كنتش داري بالجراري ما كنتش داري بالجراري ليالي ليالي العمر ما كنتش داري بالجراري ما كنتش داري بالجراري مصری خود مزاج میں کہتے ہیں کہ ہم آئی بی ایم سوسائٹی ہیں, یعنی وہ 3 لفظ جو ان کے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں آئی بی ایم سے بنتے ہیں. آئی سے انشاءاللہ جو بہت زیادہ کہا جاتا ہے, اور جب کوئی زیادہ کہے تو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ کام نہیں کرے گا. بی سے بکرا یعنی کل ہو جائے گا. ایم سے مالش سوری نہیں ہو سکا. بعد ما جيت كتبت القلب حبك تاني عمر جديد من بين كل الدنيا خدتني عنيك وديتني الحلم بعيد. بعد ما جيت كتبت القلب حبك تاني عمر یہ جو چیز میں یہاں پہ پی رہا ہوں اس کو یہاں کے لوگ شیشہ کہتے ہیں. طریقہ کار اس کا ایسے ہے کہ جلتے ہوئے کوئلے آپ ٹبیکو کے اوپر رکھ دیتے ہو, اور جس وقت آپ پف لیتے ہو دھواں پانی سے فلٹر ہو کے صاف ہو کے آپ کے منہ میں آتا ہے. لیکن مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اس کے اندر فروٹ فلیورز استعمال کرتے ہیں, اور اس وقت جو میں پی رہا ہوں اس میں سیب کا فلیور ہے اور بڑا مزیدار ہے. یہ جو سامنے چھوٹے مارتا ہوا سمندر آپ دیکھ رہے ہیں, ہے تو یہ سمندر ہی لیکن سمندر نہیں ہے. یہ دنیا کی سب سے لمبی نہر سوئز ہے, جو 2 سمندروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بنائی گئی تھی. 104 میل لمبی اور 37 فٹ گہری. فرعونوں کے زمانے میں بھی یہاں ایک چھوٹی نہر تھی جسے کلوپیٹرا نے بند کروا دیا تھا. ہمیں تو اس کی وجہ اس کے علاوہ اور سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک عورت کے لیے کسی اور مؤنث کو برداشت کرنا ذرا مشکل ہے, چاہے وہ بیچاری نہر ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد بھی یہ کئی دفعہ کھلتی اور بند ہوتی رہی. نیپولین کے زمانے میں اصل نہر پہ کام شروع ہوا. برطانیہ کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا کہ یہ کام فرانسیسی کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ نہر پہ قبضہ کیا جائے. اتفاق سے سوئس کمپنی لمبے خسارے میں جا رہی تھی. موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برطانیہ نے اس کے شیئر خریدے اور مصر میں داخل ہو گیا. کئی سال عملی طور پر مصر برطانیہ کے قبضے میں ہی رہا, لیکن آخرکار مصریوں نے ہمت کر کے 1956 میں نہر پہ قبضہ کیا اور اسے قومی ملکیت میں لے لیا. نہر سوئس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اس کی وجہ سے یورپ اور ایشیا کا درمیانی فاصلہ 5000 میل کم ہو گیا ہے. دنیا بھر کے جہاز یہاں سے گزرتے ہیں اور یہ مصر کی آمدنی کے 3 بڑے ذریعوں میں سے ایک ہے. باقی 2 میں ایک تو تیل ہے اور ایک اپنے وہی فرعون بھائی. کاغذ یا پیپر مصریوں کی ایجاد ہے. جس پلانٹ سے یہ پیپر بنتا ہے اسے پپائرس کہتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شکل پیرامڈ کی طرح ہے, یعنی تکونی. عشت عمري قبل منك يوم واما جيت لي تاني عشت كله في يوم. عشت عمري قبل منك يوم واما جيت لي تاني عشت كله في يوم.
पहाड़ों की सरजमीन पे एक दरिया बहता हो और उसके पानी में फिरौनियत ना हो, ये कैसे हो सकता है? एक जमाने में दरिया नील साहब को शादियां करने का बहुत शौक था। हर साल गर्मियों में चांद की 11 तारीख को एक हसीनो जमील लड़की को दुल्हन बनाकर दरिया साहब के हवाले कर दिया जाता। इस पर वो खुश होकर अपने किनारों से बाहर निकलते और खेतों को पानी मिलता और फसलें होती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में जब मिस्र फतह हुआ तो उनके हुक्म से इस रस्म को रोक दिया गया। इत्तेफाक की बात यह है कि दरिया खुश्क हो गया और कैद की सी सूरत हाल पैदा होने लगी। गवर्नर ने डरते डरते हजरत उमर को SOS का पैगाम भेजा। हजरत उमर तक पैगाम पहुंचा और उन्हें दरिया नील के नाम एक खत लिखा, जिसकी इबारत कुछ ऐसे थी। ऐ दरिया नील, अगर तो तू अपनी मर्जी का मालिक है तो तू बेशक रुक जा, लेकिन अगर तेरी मर्जी का मालिक अल्लाह है तो तुझे बहना पड़ेगा और ये खत मिलते ही रवाना हो जा। ये खत दरिया में डाल दिया गया और सुबह तक दरिया साहब खूब छाटे मार के चल रहे थे। बेचारे नील की ये आखिरी शादी थी। بالشارع ده بحال ये मस्जिद हुसैन है। मिस्रियों के मुताबिक इस मस्जिद में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर मुबारक दफन है। آمين منهما ما نسينا آمين اللهم علمنا منهما ما جهلنا آمين صلاة وسلاما لا شفع يا رسول الله فينا ولا نرجو الشفاعة منا المولى يسارع في رضاك। बहुत ज्यादा मजहबी होने के बावजूद मिस्रियों की मजहब की तरफ अप्रोच कदामत परस्ती की नहीं है। नमाज बड़े शौक और बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, लेकिन हर किस्म के लिबास में पढ़ लेते हैं। इस्लाम के साथ साथ अपने अरब होने और फिरौनों का वारिस होने में ही बहुत फख्र रखते हैं। मस्जिदें सब सरकारी कंट्रोल में हैं। अजान के अलावा लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की कोई इजाजत नहीं है। इमाम मस्जिद सरकारी मुलाजिम है और एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में तबादला आम बात है। जुमे के खुतबे में मौजू का इंतखाब भी हुकूमत करती है। عودوني عليك حسك عودوني وعلموني الهواك عودوني عليك حسك عودوني وعلموني الهواك। अब तक आपने जितने मुल्कों की सैर की है वो सब के सब हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। मिस्र ऐसा नहीं है। हमसे इतना मिलता है कि फर्क चीजें ढूंढना मुश्किल है। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब हमारे वाली ही हैं। एक लफ्ज जिसका इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ज्यादा है वो बख्शीश है। बख्शीश की बहुत सी शक्लें हैं, लेकिन मुझे आपको ये शक्लें दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सब की सब शक्लें आपकी जानिब दिखानी है। बख्शीश किसी फकीर को दी जा रही हो या किसी सरकारी मुलाजिम को, किसी पुलिसमैन को या किसी कस्टम वाले को, सब शक्लें वही हैं जो हमारे यहाँ दिखाई देती हैं। मिस्र में मर्द के लिए शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना कि हमारे यहाँ लड़की के लिए। किसी मर्द को उस वक्त तक रिश्ता मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक कि उसके पास अपना घर ना हो। इसके बावजूद इतनी मुश्किल से की गई शादियों के खत्म होने का रेट काफी ज्यादा है। वाहिद तनाता No, इत्नेन सॉरी वाहिद इत्नेन तनाता It's 3 yeah 5 yeah Arba is 4 and what about 5 what about 5 Khamsa yeah good yeah and what is 6 6 is Sita Sita yeah Sita yeah 7 is
سبعة. Sab'a. سبعة. Right. Easy, yeah. Right. Yeah. Sab'a. سبعة. And What about 8? 8 is Tamania. ثمانية. Fine, fine. Right. Yeah. Right. So I'm learning, you see. Yeah, I see, yeah. Tamania. Yeah. And what 9 is for? 9 is تسعة. Like that. تسعة. Tis'a. Yeah. Is it easy? تسعة. Try it again. Tis'a. Yeah. All right. Yeah. Tis'a. Yeah, what a good man. Yeah. And 10 is Ashra. Perfect. Yeah. Thank you very You much. know, you speak Arabic very well. Yeah. وغلاوتك وحلاوتك والشوق اللي Ça fait 20 livres, ça fait 10 livres. 10 livres, 20 livres. मार्केटों और बाजारों में खरीदो फरोख्त बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ है, यानी चीजों का भाव ताव खूब करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप किसी चीज की कीमत पूछते हैं, दुकानदार कहता है 500 पाउंड। आप एक्टिंग करें और मुंह फेर कर चल दें, वो आपको पीछे से आवाज देगा और पूछेगा कि तुम क्या कहते हो। आप बिल्कुल बेशर्म होकर 50 पाउंड कहते हैं। अब एक्टिंग करने की उसकी बारी है और वो खूब करेगा। अगर आपके साथ कोई और भी है तो उसे चाहिए कि वो आपको कहे कि चलो यार कहीं और देखते हैं। इस पर वो दुकानदार कम करने लगेगा और ज्यादा इम्कान ये है कि जब वो 500 पाउंड की चीज आप 50 पाउंड में ले लेंगे तो आपके दिल में एक फांस सी चुभ रही होगी कि यार मुझे 25 कहने चाहिए थे। जिन लोगों को पाकिस्तान में सड़कों पर कालीन और ट्रांजिस्टर बेचने वाले पठानों से वास्ता पड़ा है वो मेरी बात खूब समझ गए होंगे। मुझे एक दिन अपनी कमाई से भी गुजारना था। मिस्र में काम ढूंढना यूरोपीय मुल्कों की तरह आसान नहीं है। एक बग्गी वाले को मुसलमान ब्रदरहुड का वास्ता देके इस बात पे राजी किया कि वो गाइड के तौर पर मेरे साथ रहे। बग्गी मैं चलाऊं और टूरिस्टों से सारा दिन में जो आमदनी हो वो हम आधी आधी कर लें। मुझे ये बताने की तो शायद जरूरत नहीं है कि टूरिस्टों से पैसे मैं तय कर रहा था और उस दिन बग्गी वाले का रेट मैंने डबल कर दिया था। Thank you. Goodbye. 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 मिस्री खाना पकाना सीखने की जरूरत मुझे इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि इनका सबसे पॉपुलर खाना कबाब और कोफ्ता है। कबाब और कोफ्ते का नाम सुन के पहली बार मैं भी चौंका था। फर्क सिर्फ ये है कि लोग हमारे सीख कबाब को कोफ्ता कहते हैं और हमारी मटन बोटी को कबाब कहते हैं। ये शर्त मेरे लिए सबसे आसान साबित हुई। बहुत मजेदार है। कभी आपने गौर किया है कि रीमा और मीरा के नामों में कोई फर्क नहीं है? वही रे, ये, मीम और अलिफ, सिर्फ हर्फों की तरतीब अलग है। ये मिसाल मैंने आपको ये बताने के लिए दी है कि हमारी और मिस्री फिल्मों में उतना फर्क भी नहीं है जितना रीमा और मीरा के नामों और कामों में है। इनके यहाँ भी वही नाच गाने, वही जज्बात से भरपूर कहानियां, वही लाउड एक्टिंग, वही जज साहब, वही थानेदार, वही डॉक्टर, वही विग लगाने वाला और 46 इंच की बेल्ट बांधने वाला बीए का स्टूडेंट, और तो और बीए में पास होने के बाद आके अम्मी को खुशखबरी सुनाने का अंदाज भी वही। सिर्फ जुबान का फर्क है। जुबान वो कि अगर हमारे टीवी पे इनकी मिस्री फिल्म लगा दी जाए तो आधा पाकिस्तान सर पे दुपट्टा लेके देखेगा। काहिरा से लुक्सर और असवान जाने के लिए जहाज में बैठे तो सिर्फ जहाज का अमला ही था जो मिस्री था। हालांकि ये टूरिस्ट सीजन भी नहीं है, फिर भी सारा मिस्र टूरिस्टों से भरा पड़ा है।
मजे की बात यह है कि कायरा से लुक्सर जाने के लिए एक मिस्री को 200 इजिप्शियन पाउंड का टिकट मिलता है और इसी टिकट की कीमत टूरिस्ट के लिए 900 पाउंड है। किसी म्यूजियम में जाएं तो जो टिकट आपको 20 पाउंड में मिलेगा वही एक मिस्री के लिए सिर्फ 1 पाउंड का है। पेमेंट करते हुए दिल जरूर दुखता, लेकिन मिस्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते तो बहुत ही अच्छा लगता। ये लुक्सर है। लुक्सर का लफ्ज अरबी जुबान के लफ्ज अल उक्सर से निकला है, जिसके मानी हैं मोहल्लात या पैलेसेस। 19वीं सदी से लुक्सर का कस्बा टूरिस्टों की जन्नत है। यहाँ कदीम मिस्री सल्तनत के दारुल खिलाफे थीब्स के आसार निकले हैं और इतने ज्यादा हैं कि कुछ ना पूछिए। अंदाजों के मुताबिक थीब्स शहर की आबादी 10 लाख थी और शहर के 100 से ज्यादा दरवाजे थे। आप में से जिन लोगों ने एलिजाबेथ टेलर की मशहूर फिल्म क्लियोपेट्रा नहीं देखी, वो थोड़ा इंतजार करें। सैयद नूर साहब को उसका कोई बेहतर प्रिंट नहीं मिल रहा। जैसे ही मिला वो रीमा को इस रोल में लेकर हाजिर होंगे। क्लियोपेट्रा फिरौनों के सिलसिले की आखिरी मलका थी। उसकी कहानी कुछ इस तरह है कि जब जूलियस सीजर रोम से मिस्र आया तो उस वक्त वो मलका नहीं थी, बल्कि मलका बनने की ख्वाहिशमंद थी। सीजर साहब उसकी काजल भरी आंखों के चक्कर में फंसे और उसे मलका बनाया और फिर आने का वादा किया और रोम वापस चले गए। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद मैडम क्लियोपेट्रा एक अदद बेटा गोद में लिए रोम वापस तशरीफ ले गई। बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ, मनाना शनाना हुआ, गिले शिकवे हुए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सीजर को कत्ल कर दिया गया। मलका मिस्र वापस तो आ गई, लेकिन अपने पीछे एक और शख्स को दीवाना करे, जो सीजर का गहरा दोस्त और जनरल था। नाम था उसका मार्क एंथनी। जनरल साहब भी भागे भागे मिस्र पहुंचे। मलका ने सोचा बेहतरीन मौका है मिस्र के साथ साथ रोम की भी मलका बनने का। चुनांचे थोड़े से नाज नखरों और मामूली से झूठे इनकार के बाद मिसेस जनरल मार्क एंथनी बन गई। औरतों का लालच अक्सर औकात उनके साथ साथ उनके खामदों को भी मरवाता है। वही हुआ। रोम के बादशाह ने मिस्र पर हमला कर दिया। नए शादीशुदा जोड़े को शिकस्त हुई। जनरल साहब भाग पड़े और बेचारी क्लियोपेट्रा को सिर्फ 33 साल की उम्र में सांप से डसवाना पड़ा। बाद में शर्मो शर्मी मार्क एंथनी ने भी खुदकुशी कर ली। इस वॉयज ऑफ डिस्कवरी में मैंने तो ये डिस्कवर किया है कि फिरौनों की कब्रों से आम इस्तेमाल और खाने पीने की बहुत सी चीजें निकली हैं। ये सवाल फौरन ज़हन में आता है कि अगर फिरौन आज के जमाने में मरते तो इनके मकबरों में क्या कुछ रखा जाता। शायद एक फ्लाइंग क्लब वाला छोटा जहाज, एक अदद ब्लैक मर्सिडीज, एक मोबाइल टेलीफोन, एक अदद लैपटॉप कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कैसेट और सीडी प्लेयर, काफी सारा ब्रोस्ट चिकन और गोल्ड लीफ सिगरेट का एक कार्टन। ये तो अंडरस्टूड है कि मकबरा सेंट्रली एयर कंडीशन होता, और जब ये सब कुछ होता तो आई एम श्योर के फिरौन के कुछ वफादार एमएनए वॉलंटरली उसकी कब्र में लेट जाते। यही नहीं, मुमकिन है एक आधा अपोजिशन लीडर भी फ्लोर क्रॉस कर जाता। मिस्र में कुछ लोग लानतुल फिरौनिया के कॉन्सेप्ट में भी बड़ा पक्का यकीन रखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जिन लोगों ने भी फिरौनों को उनकी अब्दी नींद से डिस्टर्ब किया है उन पे फिरौन की लानत नाज़िल होगी, और इनके ख्याल में ऐसा हुआ भी है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी मिसाल टाइटैनिक जहाज की दी जाती है। कहते हैं कि टाइटैनिक जहाज इसलिए तबाह हुआ था क्योंकि इसमें एक फिरौन की लाश लंदन से न्यूयॉर्क ले जाई जा रही थी। फिरौन के दौर में बाप की बेटी से और भाई की बहन से शादी का रवाज आम था, जिसकी वजह से एहराम से निकलने वाली मम्मियों का आपस में रिश्ता पहचानना जरा मुश्किल था। वो लोग मम्मियां क्यों बनाते थे? इसलिए कि यह समझा जाता था कि रूह एक दिन वापस लौट के आएगी। इसलिए जरूरी है कि मरने वाले का नाम और जिस्म खत्म ना हो। मम्मी बनाने के लिए जरूरी था कि मुर्दे का दिमाग निकाल दिया जाए।
اور اس کے بعد اس کے جسم پہ بہت سے کیمیکل لگا کر 40 دن تک رکھا جاتا. آنکھوں کی جگہ پتھر کی آنکھیں لگا دی جاتی اور اگر مرد ہو تو اس کے جسم پر سرخ رنگ اور اگر عورت ہو تو اس کے جسم پر پیلا رنگ کر دیا جاتا. اور اس کے بعد گوند میں ڈوبی کپڑے کی پٹیاں لپیٹ کر اسے اس قسم کے تابوت میں محفوظ کر دیا جاتا. قاہرہ سے لکسر 750 کلومیٹر ہے. لکسر کا کارنک ٹیمپل دیکھنے کے بعد وہاں سے 250 کلومیٹر مزید آگے جانے کے لیے اسون کی فلائٹ پکڑی. ہمارے یہاں آنے کا اصل مقصد دیہاتی زندگی کو دیکھنا تھا. عشرة وبعدين دوباغون ما رجع محمد 2 12 What did you say? No? No, 10. كيف؟ السلام. اس وائج آف ڈسکوری میں میں نے تو یہ ڈسکور کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں ٹورسٹوں کا آنا جانا بہت ہو وہاں کے لوگ بہت کمرشل ہو جاتے ہیں. اگر آپ چترال کے علاقے کے لاج جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے بھی پیسے مانگتے ہیں. کچھ ایسی ہی صورتحال مصر میں بھی ہے جہاں آپ عربی کے علاوہ کسی زبان میں راستہ پوچھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ جواب نہ مل جائے. یس گو اسٹریٹ اینڈ ٹرن رائٹ. 1 pound پلیز. اس گاؤں میں نوبین لوگ آباد ہیں. ان کی صرف شکلیں ہی نہیں زبان بھی بالکل مختلف ہے. نوبین زبان لکھی نہیں جا سکتی, صدیوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. عجیب بات ہے کہ پورے کا پورا گاؤں ایک ہی خاندان ہے کیونکہ یہ اپنے سے باہر شادیاں نہیں کرتے. جنواكي بجر يمي زيتونة ودمسي وجيلة كيبي يمي زيتونة ودمسي سايجورو سايجورو اي زيتونة سايجورو را 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 اكتب ريحي اكتب عذبي اكتب ريحين اكتب ريحين ضباب شبابي اكتب ريحين نالي نالي ويو يو نالي نالي تنزل قوم بخور قوم قيل يا حوالي تريح تريح